हेलो एवरीवन। आप लोगों के सेमेस्टर का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रिक मशीन का एक चैप्टर है जो कि ट्रांसफार्मर, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इन क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी रेटेड वोल्टेज सप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांसफार्मर है, उसका प्राइमरी साइड अगर हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, डीसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? जैसे कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है, डीसी पे तो वर्क करता नहीं है। लेकिन अगर डीसी कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जल सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डीसी को हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं हमारा प्राइमरी वाइंडिंग चल सकता है। इसी वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंजर्वेटर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का काम आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके वजह से जो ओल में एक्सपेंशन होता है, तो ओल का जो वॉल्यूम बढ़ गया तो वो ओल कंजर्वेटर में जाके जमा हो जाता है और वहाँ पे वो ठंडा होता है। तो कंजर्वेटर का काम क्या होगा? टू टेक अप एक्सपेंशन ऑफ ओल ड्यूरिंग टेम्परेचर राइज। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ मॉइस्ट सिलिका कलर इन द ब्रेथर ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी। इन होगा, इन द ब्रेथर ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी। जो भी सिलिका कलर होता है, जो सिलिका जेल होता है जो हम लोग ब्रेथर में यूज़ करते हैं, ब्रेथर में हम लोग सिलिका जेल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो भी एयर इंटर हो रहा है उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, इसके लिए हम लोग ब्रेथर में सिलिका जेल का यूज करते हैं। सिलिका जेल क्या करता है? उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। उस सिलिका जेल का कलर क्या होता है? सिलिका जेल का कलर होता है ग्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A transformer has full load iron loss of 1600 watt and copper loss of 2500 watt. Transformer will have maximum efficiency at। एक ट्रांसफार्मर है जिसका फुल लोड कॉपर लॉस है 1600 वाट और कॉपर लॉस है 2500 वाट, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो कॉपर लॉस है वो कोर लॉस इक्वल हो जाता है। एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो हमारा कॉपर लॉस है I²R, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आयरन लॉस के इक्वल हो जाएगा। और हमारा फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? फुल लोड कॉपर लॉस हम लोग डिवाइड करके नीचे में लिखते हैं IFL²R। फुल लोड कॉपर लॉस का ये फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल है? ये 2500 के इक्वल है। यहाँ से आप I/IFL का रेशियो निकाल लीजिए, यही आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा, लोड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 8 तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या? I/IFL, ये हमारा जाएगा 16/25। ये स्क्वायर है, I/IFL का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। इसका आएगा वैल्यू 0.8। तो इसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 80%, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, 80% ऑफ फुल लोड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयरन इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू। ट्रांसफार्मर में हम लोग आयरन का यूज़ क्यों करते हैं? आयरन का यूज हम लोग करते हैं कोर बनाने के लिए। लेकिन कोर में हम लोग आयरन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि आयरन में आसानी से मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर सके। हम लोगों को पता है कि जो भी आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी आसानी से फ्लो करता है।
इससे क्या होगा, वो काफ़ी अच्छा मैग्नेटिक कपलिंग प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई ट्रांसफॉर्मर स्टैंपिंग आर एनेल्ड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर द कोर वेल्डिंग। ट्रांसफार्मर का जो स्टैंपिंग होता है, स्टैंपिंग का मतलब जैसे आप पेज को स्टेपलर से स्टैंप करते हो, एक साथ ज्वाइन करते हो, वैसे ही जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतला होता है ना, उस सबको आपको स्टैंपिंग करना होता है। उस स्टैंपिंग को हम एनील क्यों करते हैं, एनील करना मतलब गर्म करके ठंडा करना, उसको खूब ज़्यादा हीट कर देना और उसके बाद उसको ठंडा करना, उसको क्यों एनील क्यों करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए, to reduce eddy current loss due to burning of edges. अगला क्वेश्चन है द पावर ट्रांसफार्मर इज ए, पावर ट्रांसफार्मर किस टाइप का डिवाइस है। पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। पावर ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट एट रेटेड फुल लोड करंट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे कंडक्ट किया जाता है, रेटेड फुल लोड करंट में कंडक्ट किया जाता है। द पावर इनपुट टू ए ट्रांसफार्मर कंप्राइजेज प्रोमिनेंटली, जो भी हमारा पावर इनपुट करते हैं ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उस पर जो भी हम लोग वोल्टेज करंट दिए मतलब क्या, उसको पावर दिए, तो पावर कहाँ पे लॉस होता है, वो कॉपर लॉस में होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस ही फाइंड करते हैं ना। तो जो पावर लॉस हुआ वही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो भी हम लोग पावर सप्लाई देते हैं वो कॉपर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The high frequency humming in the transformer mainly due to, अगर ट्रांसफार्मर में हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वोल्टेज एट हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज आता है, वो किस वजह से आता है, वो आता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन मतलब एक्सपेंशन एंड जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसका जो लेमिनेशंस होता है उससे एक्सपेंशन होना, कंट्रैक्शन होना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, और इसी की वजह से हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है, और ऐसा कब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो क्या होता है V1/V2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे V1/V2 नहीं, Z1/Z2 होना चाहिए ना, इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर है, यहाँ होगा Z1/Z2। ये क्या होता है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो होता है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.85 पावर फैक्टर लैग इज 95%। एक ट्रांसफार्मर है उसका लोड कैसा है, 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का है, तो उसका एफिशिएंसी है 95%। तो आपको एफिशिएंसी पता करना है एट फुल लोड ही, लेकिन इसका लोड किस नेचर का है, 0.85 लीडिंग नेचर का, तो इसका भी एफिशिएंसी हमारा सेम ही होगा, यानी कि 95% ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ द ट्रांसफार्मर ऑफ ए 1:10 स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू प्राइमरी ऑफ ए अनदर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो यानी कि एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं T1, उसका टर्न रेशियो है 1:10, उसको कनेक्ट किया गया है दूसरे ट्रांसफार्मर से जिसका टर्न रेशियो है 1:15। आपको ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता करना है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता करना है, तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइमरी पहले का प्राइमरी दूसरे का सेकेंडरी का टर्न रेशियो इक्वल करेंगे, इसके लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये भी हमारा 10 हो जाएगा, ये आएगा 10 और ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है, तो ओवरऑल तो यही हुआ ना, पहले का प्राइमरी और दूसरे का सेकेंडरी, तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आया, N2/N1
150/1 यानी 150। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंजर्वेटर टैंक इज यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम लोग कंजर्वेटर टैंक क्यों यूज करते हैं? तो अभी हमने देखा टू टेक अप एक्सपेंशन ऑफ ओल ड्यू टू टेम्परेचर राइज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनसाइड बॉटम ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड वेवी। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसको जो नीचे का पार्ट होता है उसको वेवी शेप का बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्लज को कलेक्ट कर सके। ट्रांसफार्मर के ओल में जो भी स्लज प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट कर सके, तो प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर कलेक्शन ऑफ स्लज। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ यानी क्या? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, आयरन कोर, वो किस नेचर का होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? तो वो लो रिलेक्टेंस का होना चाहिए। लो रिलेक्टेंस का क्यों? लो रिलेक्टेंस का होगा तभी तो उसमें ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है। रिलेक्टेंस जितना कम और यानी कि उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। कोर हमेशा हमारा लो रिलेक्टेंस का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड बाई 50%। एक ट्रांसफार्मर है उसका जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम लोग 50% बढ़ा देते हैं, वाइल द फ्लक्स इज रिड्यूस बाई 50%। तो यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा। वाइल द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस बाई 50%। अप्लाइड जो वोल्टेज है उसको 50% बढ़ा देते हैं और फ्रीक्वेंसी को 50% घटा देते हैं। तो आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो आप ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जानते होंगे कि बी जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो V बाई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पता ना E इक्वल टू 4.44 FN फाइव। फाइव किसके प्रोपोर्शनल होता है? बी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी बी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? E बाई एफ नीचे जाएगा इसके प्रोपोर्शनल, या E V के इक्वल होता है। तो ओवरऑल बी जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर फाई वो बोल सकते हैं, फाई या फिर बी, ये V बाई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो समझ गया आपने? बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? V बाई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैं लिखता हूँ B इक्वल टू लिख देता हूँ K V बाई एफ। अब क्या कर रहा है कि वोल्टेज को 50% बढ़ा देना है, यानी कि नया जो B होगा, B डैश इसको लिखता हूँ, B डैश इसको लिखेंगे K 50% बढ़ा देना, यानी कि अगर ये B है तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 B। पहले 1 भी था और 50% बढ़ा दिए, ये हो गया 1.5 B। फ्रीक्वेंसी को 50% घटा देना है, यानी पहले 1F 50% से घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.5F। कट करेंगे कि हमारा क्या आएगा? 3 से कट हुआ है 3, तो B डैश हमारा क्या आएगा? K 3 इंटू V बाई एफ। तो V बाई एफ, ये K V बाई एफ क्या है? B के इक्वल है, तो B डैश हमारा क्या आएगा? 3B। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ? ये 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन KVA इंस्टेड ऑफ किलोवाट बिकॉज। एक ट्रांसफार्मर को KVA में ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में होता है, किलोवाट में नहीं होता। आप जो मोटर पढ़े होंगे, DC मोटर पढ़े होंगे, उसका रेटिंग किलोवाट में होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का KVA में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर का जो लॉसेज होते हैं, 2 टाइप के लॉसेज होते हैं, कोर लॉस और आयरन लॉस। कोर लॉस होता है वो वोल्ट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, उसका यूनिट होता है वोल्ट। और हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, उसका यूनिट होता है एम्पियर। इस वजह से ट्रांसफार्मर का जो लॉसेज होता है वो वोल्टेज और एम्पियर यानी कि वोल्ट एम्पियर पे डिपेंड करता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है उसको भी हम लोग वोल्ट एम्पियर में ही लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए ऑप्शन जो भी उसमें से देखते हैं करेक्ट ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन कौन लग रहा है। लोड पावर फैक्टर ये नहीं होना चाहिए, ये भी उतना सही लग रहा है। सी ऑप्शन होना चाहिए सी, टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड्स अपॉन वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर का जो लॉसेज होता है वो वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होता है?
मैक्सिमम तब होता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है। करेक्ट ऑप्शन है ए। ऐसा मत लिखिएगा कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होता। कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है। आयरन लॉस वहीं का वहीं होता है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है, वो वेरी करता है, वो वेरी करते करते जब आयरन लॉस के इक्वल हो गया तो तब उस वक्त हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका होता है? तो सॉफ्ट आयरन जनरली लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होता है। लेकिन सबसे अच्छा मटेरियल होता है सिलिका स्टील, क्योंकि सिलिकन स्टील, सिलिकन का यूज करने से क्या होता है ना कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स काफ़ी इजीली ट्रेवल करता है, उसका रिलक्टेंस काफ़ी घट जाता है। तो जो भी अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं, महंगे वाले ट्रांसफार्मर, उसमें सिलिकन स्टील का यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। द बेसिक फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज। ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? वोल्टेज को चेंज करना। करेक्ट ऑप्शन है बी। द फ्लक्स इन्वॉल्व इन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है मैक्सिमम फ्लक्स। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? ये इक्वल होता है 4.44 FN5 M हम लिखते हैं यहाँ पे, M यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। और ये ईएमएफ क्या होता है? ये आरएमएस वैल्यू होता है, और फ्लक्स होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A transformer has N1 and N2 terms in primary and secondary. ट्रांसफार्मर इसका प्राइमरी का टर्न से N1 और सेकेंडरी का टर्न से N2। द सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस ऑफ X2 ओम। सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X2, उसको अगर प्राइमरी पे रेफर करें तो क्या होगा? तो X2 को रेफर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए X2 किस तरफ करना है? प्राइमरी की तरफ करना है, तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स पहले लिखिए, और कहाँ से करना है? सेकेंडरी से। और इम्पीडेंस को ट्रांसफर करते वक्त हम लोग नंबर ऑफ टर्न रेशियो का स्क्वायर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है? X2 N1/N2 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैग इज 90%। एफिशिएंसी एट फुल लोड इतना लेट इज। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था। एफिशिएंसी क्या होगा? सेम ही रहेगा 90%। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज कोर लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो कोर लॉस होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। कोर लॉसेज हमारा कॉपर लॉस से कम होता है। ये डी गलत ऑप्शन है। कोर लॉसेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कोर लॉसेज हमेशा कॉपर लॉस से कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर ए कांस्टेंट लोड अकर्स एट। ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है? ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए दो कंडीशन होता है। एक तो कॉपर लॉस कोर लॉस के इक्वल होना चाहिए, और हमारा जो लोड होना चाहिए वो यूनिटी पावर फैक्टर का होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑफ ए 220/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी साइड वोल्टेज है 250 और सेकेंडरी साइड है 6 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया जाता है किससे? 110 वोल्ट सप्लाई से। तो 110 वोल्ट अगर इधर होगा तो इधर कितना हो जाएगा? इसका आधा 110, तो इसका भी आधा यहाँ पे होगा 3 वोल्ट। प्राइमरी पर अगर 110 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी को 3 वोल्ट मिलेगा। सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है, तो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ही पूछ रहा है, तो कितना होगा? 3 वोल्ट ही होगा ना, 3 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। तो 3 वोल्ट कब आएगा? जब हमारा सप्लाई भी 60 हर्ट्ज का ही होना चाहिए, यानी कि सप्लाई हमें
60 हर्ट्ज, सॉरी 60 हर्ट्ज है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज कर लीजिए। सप्लाई में हमारा 50 हर्ट्ज है। ये प्राइमरी का वोल्टेज 250 और 6 वोल्ट हो और फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, और उसको अगर हम उस ट्रांसफार्मर को अगर 110 वोल्ट सप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रखते हैं, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा सेकेंडरी पे वो हमारा आएगा 3 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। फ्रीक्वेंसी को आप सही कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज ही ले रहे हैं। द एफिशिएंसी सॉरी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है? वो कोर फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग नेचर का होता है। आप लोग ये बनाते हैं ना फेजर डायग्राम, जैसे इधर होता है 5, E1 किधर लिखते हैं आप? इधर लिखते हैं, तो 90 डिग्री क्या है? लैगिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑल्ड एफिशिएंसी इज द टर्म रिलेटेड टू, ऑल्ड एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? ऑल्ड एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ऑल्ड एफिशिएंसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही निकालते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के लिए नहीं निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए टू वाइंडिंग स्टेपर ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो कितना है के, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेशियो है के, उसको कनेक्ट किया जाता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो उसका एमवीए रेटिंग या फिर केवीए रेटिंग जो भी बोलिए, एक्चुअली रेटिंग का ही बात किया जा रहा है, क्या होगा? उस ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा ये आपको बताना है। आपको बताना चाहिए कि अगर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज करते हैं, टू वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर अगर है के, तो उसका ऑटो ट्रांसफार्मर का पावर क्या हो जाता है? उस पर हम 1 ऐड कर देते हैं और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा आता है ना, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का पावर आ जाता है। यानी कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो है के और उसका पावर है एमवीए, तो इसी को अगर ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ले लीजिए, के टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसमें कौन सी ऐड कर दीजिए और उसको एमवीए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर सॉरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग है केवीए एमवीए जो भी है, इसको सिर्फ एमवीए है उसको एमवीए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा आएगा वही हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का पावर हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 + के इंटू एमवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी जीरो, किस पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो जीरो होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का डायग्राम शायद आपको याद होगा, ये कुछ इस तरीके का होता है। इधर हमारा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, इधर होता है लैगिंग पावर फैक्टर, तो ये हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखिए जीरो पर, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो यहाँ पे है, और ये किस पावर फैक्टर पे है? ये लीडिंग पावर फैक्टर पे है, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे है। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड, पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है? तो पावर ट्रांसफर का एफिशिएंसी होता है लगभग 90 to 100% के करीब करीब होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी 95%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ, ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है पी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग रेटेड करंट पे करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैग द कोर फ्लक्स बाय 90 डिग्री, अभी हमने देखा था। द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिच इन, ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स किसके होते हैं? वो थर्ड हार्मोनिक सबसे ज़्यादा होते हैं। हार्मोनिक वैसे कुछ तरह से पूछेगा नहीं, बट आप जानकारी के लिए इसको याद रख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो भी हार्मोनिक्स पैदा होते हैं ना, उसमें थर्ड हार्मोनिक्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो भी वाइंडिंग वगैरह होता है, वाइंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उससे हम हार्मोनिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइंडिंग का एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो खत्म हो जाए। हम फिफ्थ को भी खत्म कर सकते हैं, सेवन्थ को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूजुअली थर्ड को भी खत्म करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड हार्मोनिक थर्ड ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा होता है।
और ये नुकसान का वजह होता है। हार्मोनिक हमेशा नुकसान करता है, एक ट्रांसफार्मर में हमेशा नुकसान करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर वी कैन फाइंड। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है, हम लोग क्या पता करते हैं? हम लोग कोर लॉस पता करते हैं या फिर आयरन लॉस पता करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, कॉपर लॉस पता करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट है, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस पता करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली परफॉर्म्ड विथ। ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो कैसे किया जाता है? वो रेटेड करंट पे किया जाता है। अभी मैंने बताया था ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पे। अगला क्वेश्चन है, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली अपॉन। ट्रांसफार्मर का जो कोर फ्लक्स होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। कैसे, ये भी मैं बताता हूँ कि जो भी कोर फ्लक्स होता है फाई, आप लोग पता होगा ट्रांसफार्मर का जो फाई होता है वो V बाई एफ के प्रोपोर्शनल होता है। और अभी आप पता भी कर सकते हैं V स्क्वायर क्या होता है 4.44 FN फाई। अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसको नहीं, जैसे इसको कांस्टेंट नहीं मानना है आपको। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा 4.44 कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारा सेम ही होता है। एक ट्रांसफार्मर का नंबर ऑफ टर्न्स कोई चेंज होता नहीं है, वो तो फिक्स होता है ना। तो ये इससे हमारा फाई क्या आ जाएगा? फाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा? V बाई एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट ले लीजिए, इसको कांस्टेंट ले लीजिए। फाई एफ और V, इसका रिलेशन देखिए क्या होगा? फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा B, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन होने देते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। कुछ और इसमें वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए ट्राई करेंगे। तो आप हमें बताइएगा इसका अगला पार्ट आपको चाहिए या नहीं। तो जाते जाते आपको कुछ बता देता हूँ कि आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप बीटेक वगैरह या फिर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स या बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हम वहाँ पे जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।